जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश। साथियों, आज के मंथन में हम चलेंगे अपने 8वें वेतन आयोग और हमारे जो पे पेंशन के अंदर जो बदलाव किया गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1972 और फिटमेंट फैक्टर, सेना अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मारपीट सैनिकों के साथ कहाँ कहाँ कैसे कैसे, और 27 तारीख का अपना जो जंतर मंतर का आंदोलन का स्थगित होना। तो 8वें पे कमीशन पे हम चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि ये 16 तारीख को जब ये डिक्लेयर हुआ था, तो अभी तक मैं नोट करता हूँ, जितने वीडियो देखता रहता हूँ या मतलब नोट करता रहता हूँ कि तो 1063 वीडियो मतलब लमसम मैंने 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट सभी के, चाहे वो सिविलियन का है, चाहे फौजी का है, चाहे अधिकारियों का है, जो भी है, ये पे कमीशन के बारे में इतने वीडियो सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये मतलब इससे भी ज़्यादा भी हो सकते, लेकिन 1063 तो कन्फर्मली है ही है। अब 8वें पे कमीशन से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे के सारे जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन को चलाना जानते हैं, जैसे कि अभी एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि गूगल पे पूछा एआई से कि सबसे मूर्ख प्रधानमंत्री कौन है, तो उसके ऊपर नाम दे दिया मोदी जी का। अब गूगल के जो सीईओ है उसके ऊपर केस ठोक दिया है और वो जवाब देगा कि मोदी जी कैसे मूर्ख है, देना ही पड़ेगा भाई, एआई उसकी है। तो ऐसे ही आप जाइए और वहाँ जाके आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ इतना ही पूछिए कि 3rd पे कमीशन का आयोग और टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो वो आपको वापस जब आएगा तो 2 पेज का टर्म्स ऑफ रेफरेंस आएगा, तीसरे पेज के अंदर गजट नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपके आयोग की इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन ये 8वां पे कमीशन, इसकी बहुत बड़ी, आपको मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि ना तो ये ऐसा होगा कि इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा, ना आगे भविष्य में कभी ऐसा होगा। कारण कि शायद सरकार आज़ादी के बाद के कुछ लिए गए निर्णयों को सबको सुपरसीड करके कोई नया ही निर्णय लेने जा रही है, जो आज़ादी के बाद में पहला ऐसा निर्णय होगा। जैसे कि आयोग सभी संस्थानों से मिलता था, बुलाता था, कॉलिंग करता था और सभाएं करता था, और आयोग का कार्यकाल होता था गजट नोटिफिकेशन से 18 महीने। 18 महीने के बाद में भी अगर काम नहीं होता था तो आयोग अपना एक्सटेंशन मांगता था, लेकिन 18 महीने तक उसको वो रिपोर्ट देनी होती थी सरकार को। लेकिन अब आप सोचिए कि जब सरकार ने अभी तक जो 1-2 पेज की गाइडलाइन देनी होती है कि ये पैरामीटर आपके हैं, इसके अंदर आपने पे कमीशन को लोगों के साथ में इंस्ट्रक्शन करके और ये आपको बनाना है, रिकमेंडेशन देनी है। और इसमें एक प्री रिकमेंडेशन भी होती है जिसके अंदर सरकार संशोधन करके फाइनल अप्रूवल के लिए वापस भेजती है, और वापस फिर उन लोगों को बता के जो कुछ भी सेटलमेंट करके फाइनल जब जाती है तो उसके अंदर लास्ट पेज में होता है कि गवर्नमेंट ने क्या अप्रूव किया है, किस में अमेंडमेंट किया, किस में अप्रूव नहीं किया है। तो अब आप सोचिए कि जिस दिन ये टीओई के साथ में मान लो ये गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन या आयोग की घोषणा करेगी, आयोग की मतलब कि अध्यक्ष और उसके मेंबर्स, ठीक है ना, तो जिस दिन करेगी वो डेट जो होगा गजट नोटिफिकेशन का, तो उस दिन से उनको 18 महीने उनको लागू है अध्यक्ष को। अब जिस दिन ही लागू होगा तो 18 महीने तो आप वो सोच लेना, उससे पहले आप सोचना ही मत कि भी 18 महीने से पहले 1 दिन भी पहले आपको वो मतलब सरकार के पास से पुटअप हो जाए, क्योंकि सरकार को किसी तरह इसको खींच के 29 के करीब लेके जाना है। 29 इज द गोल ऑफ दिस गवर्नमेंट। और इसी बीच उसने कई चुनाव करवाने हैं राज्यों के, और इससे आप मेरी बात को हल्के में मत लेना, ये फैक्ट है। पहले भी ऐसे हुए हैं और कई सरकारों ने किए हैं। कांग्रेस ने तो छठा पे कमीशन 3 फेज में पूरा किया था, 2006 में लागू होना था और फाइनल 2009 के अंदर जाके कहीं कोर्ट के आदेश के बाद में हुआ था, सबको पता है। तो मैं किसी सरकार की बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अब ये सरकार कर क्या रही है,
ये सरकार सभी मतलब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्यों कॉल कर रही है सभी डिपार्टमेंट से, जबकि ये काम आयोग और आयोग के अध्यक्ष का है कि डिपार्टमेंट के साथ में डीपली जाके सारा एनालाइज करना है। लेकिन सरकार अपने पास मंगा के क्या ये सारा का सारा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि पे कमीशन रेडी करके ये आयोग के हाथ में देना चाहती है कि अब आप इसको रीडिंग कीजिए, इसके अंदर अपनी रिपोर्ट दीजिए। ये होगा इतिहास का पहला काम, जो पहले कभी नहीं हुआ। और इसको पढ़ने का, अमेंडमेंट करने का सब आपके पास में टाइम ये है कि वो 18 महीने हैं। अब आप तय करिए इसमें से उसको फिर रिकमेंडेशन में दीजिए। यानी कि आयोग को मतलब वो खुली छूट नहीं मिलेगी कि जिसके अंदर आयोग अपना दिमाग लगा के कुछ कर सके। ये मेरी अपना आकलन है। दूसरा, जो ये 1972 के लिए जो ये अमेंडमेंट लेके आए हैं, ठीक है ना, वैलिडिटी बिल जो लेके आए हैं, तो ये वैलिडिटी पहले नहीं थी कि 1972 का जो हमारा सीसीएस पेंशन रूल है उसके अंदर प्रोविजन क्लियर है कि गवर्नमेंट उसके अंदर सिर्फ एक अनुमोदन दे सकती है। फैसला कोर्ट का हुआ करता था, गवर्नमेंट मानने के लिए बाध्य होती थी, गवर्नमेंट उसको नो नहीं बोल सकती थी। अब जो इन्होंने ये अमेंडमेंट किया कि जिसके अंदर क्लियर है, जो इन्होंने संसद के थ्रू ये कानून पारित कर दिया कि अब ये अधिकार न्यायपालिका के पास नहीं है। न्यायपालिका हमें रिकमेंड कर सकती है कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं, लेकिन फाइनल हम करेंगे, और जो हम फाइनल करेंगे वो फाइनल मानना पड़ेगा, और ना माने तो न्यायपालिका भले अपना रास्ता पकड़े। यानी कि जो केस के अंदर जो ठोस था, पहले कोर्ट के ऊपर निर्भर होते थे कि जो कोर्ट बोल देगा वो अपना तो हो ही गया, लेकिन अब नहीं। अब उसको परिवर्तन करने का, यानी कि प्री और पोस्ट करने का, कब और कैसे, कब और कहाँ, कब और कब से, ये सब गवर्नमेंट के पास में एक कानून बन के उनके हाथ में आ चुका है। और वो कोर्ट को जवाब देने के लिए कि कई केस पहले से भी पेंडिंग है, ये सब को ख़त्म करके, और शायद ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी इन कोर्ट केसों को ख़त्म करने के बाद भी देंगे, इससे पहले नहीं देने वाले। खैर, जो ये हुआ है ये हमारी सभी के लिए मतलब समझ लो कि वो एक हीरोइन ने बोला था ना कि अपना आज़ादी का जो 14 के बाद ही है, तो ये हमारे लिए आज़ादी, ये समझ लो कि सीसीएस पेंशन रूल जो हमारा था, इसकी आज़ादी ये 24 के बाद ही आई है, उससे पहले आज़ादी नहीं थी। और ये आज़ादी मिली सरकार को अपने ढंग से, क्या देना है क्या नहीं देना है वो अब पीछे का कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, जो सरकार देगी वही आपको लेना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अब इसमें रही बात फिटमेंट फैक्टर की, तो आज जो बात शब्द बोल रहा हूँ वो आप है जो कहीं पर भी बिंदु लगा के, क्रॉस मार्क करके, स्टार बना के नोट कर लीजिए कि ये 2.25 से ऊपर नहीं जाएगा, 2.2 से नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब लोगों ने इतना मतलब इसका रायता फैला दिया है कि अब इसको वीडियो में मैं ब्रीफ करने से मतलब अपने आप को रोकता हूँ। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि 2.25 से ऊपर नहीं जाएगा। इसके लिए बहुत सारा गहरा अध्ययन करने के बाद में इस नतीजे पे पहुँचे हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, और जब ये लागू होगा तो आपके सामने होगा। ये हो गया। अब आते हैं हम सेना अध्यक्ष साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। उन्होंने हाल ही में पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके अंदर कितना बढ़िया बोला है सभी को सामने बिठा के कि सैनिक कारगिल में लड़ा या देश के युद्ध के कोई भी युद्ध लड़ा है तो सैनिक का एक धर्म होता था कि नाम नमक निशान, और उसके लिए उसने अपनी जान दी, अपने साथियों के लिए दी, बटालियन के दी, अपने देश की मिट्टी के लिए दी है। सर, मैं मानता हूं और मैं सैल्यूट करता हूं आपको कि हम जो पूर्व सैनिक थे जो भूले हुए थे नाम नमक निशान को, जो आपने याद दिलाया। लेकिन इसके साथ में आपकी भी जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, हो सकता है कि कोई मंत्री पद मिल जाए, या आपको मतलब राज्यसभा मिल जाए, या आपको कोई राज्यपाल का पद मिल जाए, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन सेना से आप ये वर्दी उतर के रिटायरमेंट तो सर आपको होना ही होना है।
तब आप हमारे समाज में आना, JCO OR विधवाओं के, जो हमारे विकलांगों के बीच में आना, तो आपको पता चलेगा कि पेंशन आने के बाद हमारा नाम कहाँ गया, हमारी रोटी में जो नमक था वो कहाँ गया, और जो हमें निशान मिलता था पूर्व सैनिक का, उस निशान की आज समाज में कदर क्या है। जब तक आप ये एनालाइज न कर लें महोदय, तब से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि कोई पद ग्रहण मत करना। पेंशन तो जब हमें उतनी मिल गई कि 2 वक्त की रोटी चल जाती है, तो आपको ही मिल जाएगी। और आप सभी के लिए तो एक प्रश्न बिल्कुल बाकी है कि पैसे के लिए तो आप कुछ करते नहीं है ना। तो जब OROP 3 आया था तो आपका 6 रैंकों का एक टाइम स्केल कर्नल को जब जनरल का पेंशन दिया, तब क्या सारे जनरलों को नहीं लगा कि मेरे सिपाही का क्या होगा, मेरे सिपाही को इतना पीछे क्यों रखा। टेबल नंबर 8 के अंदर एक सूबेदार मेजर को एक ऑनररी कप्तान के बराबर पेंशन दे के क्या साबित करना चाहती है सरकार। किसी का मुंह खिला, किसी ने क्या उसको पढ़ा नहीं, क्या देखा नहीं, या आप लोग इतने अनजान हो। इसलिए नाम नमक निशान की कीमत जितना एक सिपाही जानता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जान ही नहीं सकता, क्योंकि उसका एक एक सांस फील्ड में होता है, फील्ड में धरातल पे होता है, AC के ऑफिसों में नहीं होता है। और सिर्फ गाने बजाने के लिए नाम नमक नहीं होता, वो प्रैक्टिकल जीता नाम नमक निशान को जब तक सेना में रहता है। और वो जब उस सांचे में ढला हुआ जब सिविल में आता है, और यहाँ आने के बाद जब तीनों चीज़ उसको अपनी ज़िंदगी से गायब मिलती है, तब वो सैनिक क्या करे, उसके ऊपर सोचने के लिए आप अधिकारी गणों के लिए कोई वो नहीं बची है। मैं क्या बोलूँ, वो वर्ड मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इसमें आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सुना, ये वर्ड को मैंने बोल लिया। अब इसके साथ में एक आपको और भी बता दूं दोस्तों कि एक फॉर्म निकाला सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो आर्मी के लोगों के पास भी पहुंचा है, सब डिपार्टमेंट में पहुंचा है। मैं उस फॉर्म का जो अटैचमेंट है, जो अभी 15 अप्रैल तक सबसे मांगा, आर्मी से भी मांगा, उसके अंदर एक सबसे पहला जो कॉलम है वो आपकी जो प्रीवियस एनोमलीज का है, जो पहले की एनोमलीज क्या क्या है। तो अब इनका पता चलेगा कि ये सारा फॉर्म सबसे पहले आपके जनरल साहब के पास जाएगा, आपके जितने भी आर्मी कार्टून में बैठे हुए सुपीरियर अफसर उनके पास जाएगा, और ये लोग आपकी एनोमलीज क्या भरते हैं। क्यों कि एक सिपाही को तो अपना पार्ट ड्यू टू ऑर्डर रिक्वेशन रूम में नहीं मिलता, तो ये फॉर्म क्या खाक मिलेगा। वो पूरी जिंदगी 17 साल पूरी कर लेता, 17 साल में एक पार्ट ड्यू टू ऑर्डर उसको रिक्वेशन रूम में नहीं मिलता है देखने के लिए, तो ये फॉर्म उसके हाथ में कहाँ से जाएगा। लेकिन जो भर के भेजेंगे वो एनोमलीज क्या भर के भेजते हैं वो देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। कितनी एनोमली वो सरकार के सामने लेके आते हैं कि ये हुई है, या अभी भी इनको हो सकता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पेंशन लेनी हो, और भी कुछ, वो एनोमलीज भी हो सकती है। तो ये अभी आप देखेंगे तो पता चलेगा। अभी कल एक केस हुआ है यूपी में, जिसमें एक सूबेदार साहब की औरत कहीं जाती है अपने फंक्शन में, तकलीफ होती है, ECH पहुंचते हैं, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जो OIC क्लिनिक है वो ऑक्सीजन नहीं देता है। और वहाँ जब वो, क्योंकि मेरे सामने मेरी औरत मर रही, तो ऑब्वियसली मेरी BP हाई होगी, लो नहीं होगी। और वो बेचारा बुजुर्ग सूबेदार, उसका बच्चा हाथ पांव गिड़गड़ा रहे हैं, और जो बैठा हुआ पॉलीक्लिनिक अधिकारी है वो उठा के हेलमेट की उसके सर में फाड़ देता है, और उसके बच्चे को भी गला दबा देता है। आप सोचिए ये क्या हो रहा है। ये कुछ नहीं हो रहा है, ये इनका रीएम्प्लॉयमेंट था। AFT क्या था? AFT रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर्स, ECH रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल डॉक्टर्स एंड स्टाफ, ये सारा रीएम्प्लॉयमेंट है। आपकी कोई उसमें नहीं है। साथ में क्योंकि जो सर्विस में आदत पड़ी हुई है गबन करने की, तो वो गबन जारी कैसे रह सके, तो वो गबन जारी रहने का तरीका ये ECH था कि जो आगे लागू कर दिया गया, जिससे वो गबन चलता रहे और सरकार के पैसे यूं ही जाते रहे। सरकार को पता है, क्योंकि मैं यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलूँगा, आप सोच रहे हो कि मेरे देश के अंदर
मतलब भ्रष्टाचार या ये मतलब सब खत्म हो गया है। आप जैसे 100 प्रधानमंत्री आ जाएंगे तब भी इस देश का भ्रष्टाचार कोई खत्म नहीं कर सकता साहब। ये हमारी अंतरात्मा बोलते हैं। ये कानून की किताबों से पहले इसमें एक विटनेस चाहिए होता है, लेकिन हम इनको पढ़ने से पहले साथ में आप लोग कौन सी शपथ लेते हो, लेकिन हम अपने अंदर शपथ लेते हैं कि मैं जब ये काम करूंगा तो सबसे पहले मेरा विटनेस होगी मेरी आत्मा, दूसरा विटनेस होगा मेरा परमात्मा, और फिर थर्ड विटनेस के साथ मैं केस को स्टार्ट करूंगा। 2 विटनेस मेरे पहले होंगे तो मैं केस में आगे बढ़ूंगा। ये किसी डिपार्टमेंट में नहीं होता है, हमारे डिपार्टमेंट में होता है, हमारे मतलब कि इस लॉ डिपार्टमेंट में। अब हम आगे आते हैं जो हमारी 27 तारीख को होने वाली थी जंतर मंतर पे, अप्रैल को, जिसको वॉइस ऑफ एक्सप्रेसमैन के या जो कौन सी जॉइंट एक्शन कमेटी जो उन्होंने बना रखी थी, जो उनके वो चीफ है वीर बहादुर सिंह साहब, सूबेदार साहब, तो उन्होंने रखी थी। और कल जब उनकी पोस्ट देखी तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने उसको मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से पोस्ट डाली है और बताया कि भाई ये है जो अभी नहीं हो सकती है, और गेहूं की कटाई है जो कटाई भी, मतलब ये किसान पुत्र होते हुए क्या आपको पहले पता नहीं था क्या कि गेहूं की कटाई कब होती है? ये इतने सालों में आपको आज ही पता चली, ठीक है ना। आपकी वो पोस्ट क्या शो कर रही है? मैं आपको कभी फ़ोन पे भी बोलता हूँ ना कि साहब यहाँ किसी की रखने वाली चीज़ नहीं है। FEA की है तो FEA को संभला देते हैं। मैं FEA का कोई अधिकृत वो नहीं हूँ, प्रवक्ता, कि मैं मतलब आपको FEA की तरफ से जवाब दे रहा हूँ। FEA जाने, FEA का काम जाने, उसकी काउंसिल जाने, उसका कमेटी जाने, उसका कार्यकारिणी जाने। वो गई थी उसके अंदर 2 आदमी पहले, और उसमें 27 तारीख का अगर निर्णय कर दिया था तो वो 25 तारीख का ये काला कलंक अपने ऊपर ले क्यों रहे थे? और क्या मिल जाएगा 25 तारीख को? अगर आप कलेक्टर को ज्ञापन दे भी देंगे तो कितने दे देंगे? जो पहले दे के थके हुए वो तो नहीं देंगे मेरे ख्याल से। कहीं आप सोच रहे हो कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जलजला आ जाएगा, तो वो भ्रम अपने दिमाग से। मैं FEA के उन पदाधिकारियों को बोल रहा हूँ जिन्होंने राठौड़ साहब को मजबूर किया, वो बोल रहे कि भाई 25 तारीख मेरे को निर्णय करवा दी, मैं काउंसिल के आगे, क्योंकि सबको साथ में लेकर चलना है, मेरा बाई लॉज बोलता है, तो मैं अपना अकेला कोई मतलब वो डिक्टेटरशिप का आदेश नहीं दे सकता। यस, राठौड़ साहब सही है, नहीं दे सकते। और आप लोगों ने बोला नहीं हम तो 25 को करेंगे, तो फिर करो। कितने लोग आएंगे देख लेना आप लोग। और अभी ये ले लो जो वीर बहादुर सिंह ने क्लियर देश के पूरे सैनिकों को बोला है कि भाई FEA की जो रैली है 25 तारीख की वो सक्सेस हो, तो इसको भी हम विड्रॉ कर लेते हैं, बाद में करेंगे। और आपसे ये भी निर्णय किया कि रिक्वेस्ट किया कि अगली जब उनकी होगी तो आप उनके बीच में ना आए तो अच्छी बात है। अब रही बात हमारी, तो हम खोल के बोलते हैं कि न तो वॉइस के आड़े आएंगे और न ही FEA के आड़े आएंगे। सही करोगे, कंधे से कंधा मिला के अपनी जितनी ताकत है पूर्व सैनिकों के लिए, एकता के लिए आगे बढ़ोगे, हम साथ में हैं। जिस तरह ये मतलब ये रायता फैलाया हुआ है तेरी मेरी, ये तो ये तेरी मेरी में हम नहीं है। हम कहाँ हैं, किधर हैं, वो हमारी आत्मा जानती है। कोई सोच ले कि भी हम तो बस उस घर के अंदर एंटर हो गए तो बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये गलतफहमी है। और है क्या, जब हम देख रहे हैं कि भी हमारी एकता हो ही नहीं सकती है, कि हमारे जो स्वार्थी इतने ज़्यादा मतलब तत्व, मतलब वो अपने सोच को इतनी आगे तक लेके चले गए कि वो पीछे नहीं मुड़ सकते, तो पूरे पूर्व सैनिक का मतलब जो समाज है उसको तो गड्ढे में गिरना ही है भाई। और मैं पूर्व सैनिक समाज को ये बोलता हूँ कि अब आपको अगर आशा रखनी है तो सरकार से रखिए, किसी संगठन से मत रखिए। ऐसा मुझे हिंदुस्तान में कोई संगठन नहीं लग रहा है जो अपने बलबूते आपकी सारी मांगों को पूरी करवा दे। मानता हूं कि FEA ने मेहनत करके एक बहुत ही अच्छा संगठन खड़ा कर लिया, अच्छा कर लिया, सब कुछ ठीक कर लिया है, लेकिन इसके अंदर भी कई लोग नहीं चाहते कि कुछ अच्छा हो। कई लोग खुलेआम बोल रहे हो कि अच्छा हो,
वो आपको बुरा लगे तो मुझे उससे कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं देखता हूँ ना आप लोगों के चेहरे कब सामने आते हैं, जब साल 1.5 साल के अंदर जब मीटिंग्स होती है तब आपको उस स्टेज पे एक चेहरा देखने को मिलता है आपका। साल भर में आपकी पोस्ट नहीं दिखाई देती है एक्स-सर्विसमैन के बारे में, एक पोस्ट। मैं एफई के पदाधिकारियों आपको बोल रहा हूँ, बाकी तो सब साइड में हो गए हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया 15 साल में कि उनका कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन आप जब उभरे थे तो आपसे बहुत कुछ आशा लगा बैठे लोग, उन लोगों की तरफ देखो, जागो, आत्मा को जगाओ। किसी ने कान पकड़ के आपको नहीं बनाया है, फॉर्म भरा था, आपको वोट दिया है, ठीक है ना। और अंदर आत्मा से पूछो कि मेरी आउटपुट क्या है। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से हाथ जोड़ के, लेकिन नहीं, जैसा हमने सोचा था कि एफई हमारा ऐसे आगे आएगा, नहीं है। और अकेला चुनाव बाढ़ नहीं फोड़ सकता इसको, और राठौड़ साहब को इसमें दोष नहीं दे सकते। बाकी मैं आगे कुछ नहीं करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आगे की क्लिप्स देखिए जो कि मेरी इन बातों की पुष्टि करता है। जय हिंद, जय भारत। What are you afraid of? What is the army afraid of? Why are they running away like this? What a shame! जय हिंद साथियों, कल पंजाब के पटियाला में कर्नल साहब के साथ मारपीट वाले केस में भारतीय सेना और पंजाब पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी ने अपना जो स्टेटमेंट है वो पढ़ा, पंजाब पुलिस ने भी अपना स्टेटमेंट पढ़ा, लेकिन जब मीडिया ने सवाल पूछा तो आर्मी के अधिकारी चुपचाप चलते बने। कोई भी जवाब, कोई भी क्वेश्चन जो मीडिया ने पूछा उसका जवाब नहीं दिया गया। तो फौज, जिसमें आप देखें पत्रकार बोल भी रहा है कि फौज डर क्यों रही है। One thing that it will be a press conference. You can't just come in and read statement and go. What are you afraid of? What is the army afraid of? Why are they running? आपने पूछा है वतन और वेतन क्यों। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि भारतीय सेना किन मुद्दों पे बनी है, किन सिद्धांतों पे बनी। क्या वो सिद्धांत पैसे के हैं या नाम नमक निशान के हैं? तो मेरा ये कहना है कि आप नाम नमक निशान के लिए आइए, अपनी पहचान के लिए आइए, एडवेंचर एक्टिविटी के लिए आइए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कारगिल में अगर एक जवान लड़ाई में आगे गया था तो क्यों गया था? क्या वो पैसे के लिए लड़ने गया था? वो अपने साथियों के लिए लड़ने गया था, अपनी बटालियन के लिए लड़ने गया था, अपनी मिट्टी के लिए लड़ने गया था। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप आते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए मत आइए, आप हमेशा इन मुद्दों को भी साथ में लाइए और ये आपके अहम मुद्दे होने चाहिए। अगर आप इन मुद्दों के साथ आएंगे तो आप सबके साथ में शरीक होंगे, सुख दुख में शरीक होंगे और आपकी टीम के पार्ट बनेंगे। कमिंग ऑन टू राजीव, आपने पूछा 112 पे कॉल कर दो। नहीं करो सर, नहीं करो, इस तरह से नहीं करो, आप गलत करो भैया। 112 पे कॉल कर दो। नहीं करो सर, नहीं करो, इस तरह से नहीं करो, आप गलत करो भैया। 112 पे कॉल कर दो। नहीं करो सर, नहीं करो, इस तरह से नहीं करो, आप गलत करो भैया। 112 पे कॉल कर दो। नहीं करो सर, नहीं करो, इस तरह से नहीं करो, आप गलत करो भैया। 112 पे कॉल कर दो। नहीं करो सर, नहीं करो, इस तरह से नहीं करो, आप गलत करो भैया।
112 पे कॉल कर दो। नहीं करो सर, नहीं करो, इस तरह से नहीं करो, आप गलत। उसके बाद जो है वो हेलमेट चला करके मार करके सर देखिए यहाँ पे फोड़ दिए। तब तक इसी क्रम में जो है मेरी माता जी गुजर गई है। आने के बाद ये दुर्दशा हो, इस पर तो साहब मुख्यमंत्री को लेना चाहिए साहब, यहाँ के विधायक सांसद लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऊपर तक लेकर जाएंगे। मैं भी एक जेसीओ रैंक उसमें ये भी साहब फौज के ही होंगे। जेसीओ रैंक इतना छोटा रैंक नहीं होता है, लेकिन हमारे साथ जब ऐसा हुआ तो एक सिपाही के साथ क्या